हाँ, we are live. Okay. So, जय श्री राम everyone. Okay. And कैसे हो आप लोग? तो अभी we have added a fire button in the corner because we are on a streak. We are coming live. I am coming live, and you are also. Who who all are joining? And it's actually 11th day, continuous. So actually, I'm quite happy कि हमने streak बनाई है 11 दिनों की, which is good. कंटिन्यूस 11 दिन करना एक कमिटमेंट है भाई, ठीक है। अदरवाइज कुछ ना कुछ पंगा हो जाता है, ऑनलाइन आ नहीं पाते हैं या फिर मतलब पढ़ नहीं पाते हैं किसी न किसी रीज़न से, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बट नहीं हो पाता है, लाइफ ऐसी होती है। और बहुत रेयरली ऐसा होता है कि लाइक आप 11 डेज तक कंटिन्यूसली, मतलब मेरे साथ तो यार पहली बार हुआ है, तो मैं थोड़ा सा खुश हूँ आज, ठीक है। इट्स आवर 11th डे एंड 7 and 11 is my lucky number, like मेरे को पसंद है। So I have installed a fire here that will denote our streak, ठीक है। इसको भी रिमूव करूँगा यार, ये ई कैम लाइव जो भी है ये रिमूव करना पड़ेगा, या तो फिर मैं कोई दूसरा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करूँगा ताकि ये ना आए। और हम पाइथन का पढ़ रहे हैं, पाइथन वीक 5। यस्टरडे हमने एक मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का कोड लिखा था विच वाज रियली गुड एंड मतलब नॉर्मल था, बट उससे एक मेरे को एक आइडिया है कि मैं उसको एक वेबसाइट के अंदर मतलब बना दूंगा, ठीक है। मतलब ठीक है, काफ़ी कम लोग यूज़ करेंगे फॉर श्योर, बट अगर आप इंटरव्यू के अंदर जाकर के बोलते हो कि चेक आउट दिस वेबसाइट, दिस इज़ कम्प्लीटली क्रिएटेड बाय मी, so it feels good, right? It gives a boost to your confidence, right? So अब वो चीज़ें करने का टाइम आ गया, लाइक प्रोजेक्ट बनाओ, अपलोड करो, पब्लिश करो, लोगों को बताओ। लोगों को बताओगे तो कनेक्शन बनेगा, कनेक्शन बनेगा, लाइक कनेक्शन से यार काफ़ी ज़्यादा जॉब्स मिल जाती है, ठीक है। कनेक्शन से जॉब मिलती है, नॉलेज से जॉब मिलती है, एंड अपना काम दिखा करके शो ऑफ करने से, अगर जितना ज़्यादा शो ऑफ करोगे उतना ज़्यादा बढ़िया रहेगा। शो ऑफ करना मतलब इट्स गुड एक्चुअली, बचपन में सिखाया गया शो ऑफ नहीं करना चाहिए एंड ऑल, बट करना चाहिए कभी कभी, इट्स गुड। लोग जिम जाते हैं, लोग क्लब जाते हैं, नाचते हैं, दारू का फोटो ऐसे अपलोड करते हैं, तो यार तुम तो कुछ बना रहे हो ना, कुछ प्रोडक्टिव कर रहे हो, अपलोड इट, बी प्राउड। इंस्टा पे अपलोड करो, ट्विटर पे अपलोड करो, लिंक्डइन पे अपलोड करो, इट्स गुड। लिंक्डइन तो आजकल पूरा कम्प्लीटली वो बना हुआ है सोशल मीडिया। सो आई वुड से गो टू कैगल, अगर आप डेटा साइंस से बिलोंग करते हो तो गो टू गिटहब, वहाँ पे अपलोड करो, ठीक है। एंड दैट्स हाउ यू डू इट। तो अभी लेट मी शेयर माई स्क्रीन एंड हम कंटिन्यू करेंगे जहाँ पे हमने कल छोड़ा था। हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का वो देख रहे थे, वीडियो देख रहे थे, एंड फिर हमें आइडिया आया कि चलो पहले ये करेगा, इससे बेटर है कि पहले हम कर लें। सो एंड हमने किया भी, ठीक है। तो ये था हमारा कल वाला कोड, राइट। इसके अंदर हमने 3 फंक्शन बनाया। फर्स्ट matrix C, which will denote only the output, and then here is multiplication, which is a main matrix. Okay, so here all kind of operations will be done here, okay. And then this is the function which will be interacting with the user, so this will be interaction. तो हमने कल प्रॉब्लम को 3 सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड किया और फिर तीनों को धीरे धीरे करके सॉल्व किया, ठीक है। फिर हमने डिबग भी किया कोड को, प्रिंट स्टेटमेंट का यूज़ कर करके। हर बार हमने प्रिंट को यूज़ किया देखने के लिए कि कहाँ पे एरर आ सकती है, ये फाइंड आउट करने के लिए। सो इट वाज गुड अप्रोच फॉर बिगिनिंग। ऑन डे 11 इफ़ यू आर डूइंग दिस मच, इट्स गुड, राइट। ऐसा नहीं है कि हम कोई एकदम फाड़ू कोडर है यहाँ पे, नहीं है, हम नहीं है, हमें सीखना है, एंड दैट्स वाई कंटिन्यू करते हैं।
मैं उतना ही पढ़ता हूँ जितना मैं ऑनलाइन आकर करता हूँ, इसके अलावा मैं भी कुछ नहीं करता। सो अगर आप आ रहे हो, पढ़ रहे हो, देख रहे हो, बना रहे हो, इट्स गुड। 1 घंटा रोज का देना, कंसिस्टेंसी मैटर करती है भाई। ठीक है, चलो जी अब शुरू करते हैं यार इसको। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन यूजिंग फंक्शन, जितना हमने कवर कर लिया था उसको मैं स्किप मारता रहूँगा। ठीक है, चलो करते हैं शुरू। उससे पहले मेरे को चेक देखना पड़ेगा कि ऑडियो आ रही है या नहीं आ रही है। सिस्टम ऑडियो इज ऑन। 0 0 0 0 0 0 0 0 so on and so forth. For any dimension this should work. Let me think. So I will initialize C to this, an empty list, and then I'll say for I in range dim, okay, C append an empty list. Right, that's what I do, right? So before going any further, I do this. I first want to initialize this to boom 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 boom, right? So and then I'll say C of 0 append 0 comma 0 comma 0. You get that? So you have 0 0 0 here. See, that's what I want to do. I have done this in this line here. Okay, so I have switched on the video for this very session so that you can also see the expressions on the face of the programmer. All sorts of moods you can observe. Frustration, happiness. Happiness only comes at the end when the code runs without any errors. Until then, it's a lot of frustration. Okay, so you see what's happening here. The best part is I'm able to think slowly, and I only want to think about initializing a matrix. I do not want to worry about matrix multiplication here because I have broken it into 4 pieces, which I have written here, as you can see. These 4 pieces, right? So I'm only worrying about the first piece right now. C append a small list, and then for every entry in C again for I in range dim. Why do I do that? You will understand in a minute. I'll say C of I 0th entry, which is the first entry here, as you can see, this part, okay. I will append 0 here. How many times? As many times as the dimension of the matrix. The matrix is 3 dimension. If dim is 3, I'll make 3 entries of 0 here. I hope this works. You know, the best part is I've done something right now. Look at the psychology of a programmer right now. Programmer has done something, and I don't have the patience to even check whether it works or not. The program way, okay. I don't read every line of it. Whatever came to my mind, I saw on the terminal, and then I wrote a piece of code here. I can quickly check whether it works or not, right? So let me try doing that. I'll come here. You know how to do this, right? So I'll say print initialize matrix. Let's say 3. Boom. There's an error. So what's happening here? It is initializing to 0 0 0, but it should be next to 0 0 0. So where am I going wrong? So this code is not right. Correct. Let's fix this. For I in range, I include 3 brackets, and then I in range C of 1 append. I should do it, you know, a few times. You see? Or maybe I could do this. So what will this do? This will skip कर सकते हैं यार, क्योंकि कल हमने ये किया है। ठीक है, ये रहा हमारा कोड। मैट्रिक्स सी वो बना रहे हैं जो आउटपुट के अंदर है। ठीक है, तो अभी ये के लिए स्किप कर सकते हैं अपन। वाइल लूप यूज किया, फिर फॉर लूप यूज किया। उधर उन्होंने दोनों तरफ फॉर लूप यूज किया, यहाँ पे सी। तो अभी के लिए मैं स्किप कर रहा हूँ इसको। not to mess with both these terminologies. I like calling it functional approach to programming. So use function. That's how you compute matrix multiplication, right? So I will say dim equals length of u. Okay, so for I in range, range dim, I will say answer is equal to answer plus u of I times v of j. Okay, so we are used to writing I and j. If it's I and I, man gets confused. Okay, so this is what I'm doing, component-wise multiplication and then adding them. This must return right. Return, I would say ans. Again, psychology of the programmer. I quickly did the program, hoping that, let's say, if I assume a list, I would say x equals 1, 2, 3. And then, let's say, y equals 7, 1, 2. Okay, what's the dot product of this and this? Let me just write that down. Let me scroll up, and then maybe the font size is a little smaller on this side, but I cannot keep the font size big on both the sides, right? So print 1 into 7 plus 2 into 1 plus 3 into 2. I know you're shouting aloud saying brackets needs to be put. I'm going to put that right now. Okay, so print so and so and so, and it's 15. That should be the answer. Let me just check. I'll execute the program and use the dot product function here. Let's say even you need not use print. You can simply say dot product x and y or u and v or whatever. 15. Perfect. So my dot product function is doing well. I repeat. Certain things are important that we repeat them as many times as possible so that you're not confused. What is xy doing here? But what is u, v? So far so good. We found the dot product. We have m. I would like to look at the ithrow part. This part of I'm showing my hands. I should probably use my cursor. So this part of the computer of my compiler knows only a, doesn't know m. So this should give me the right answer. Boom! Yay! So I told you, right, psychology of a programmer. There's a lot of frustrating moments, unhappy moments, moments, but there's also moments where you feel very happy. So here's the moment where you feel very happy. Simply closing your eyes and coding, because if this code has something to do with the ithrow, some minor manipulation will give you the jth column. You see, I'm confident I can do it. Let's see. So L equals, again, it should be the same list. For again, it should be k, right? For k in column of b, j. Okay, matrix multiplication, dim is equals to dimension is equals to length of a. Okay, so a से ये dimension ले रहा है, फिर c initiate
मैट्रिक्स, ओके, वो सी वाला जो मैट्रिक्स जो सबसे पहले बनाया था वो यहाँ पे कॉल कर रहा है, फिर यहाँ पे ये 0 0 0 मतलब जितनी बार भी डायमेंशन है उतनी बार का आउटपुट दे देगा ये, और फिर हमारा सी मैट्रिक्स तैयार हो जाएगा जो कि आउटपुट रहेगा। ठीक है, अब आउटपुट का हमने पहले इसलिए प्रिंट करवाया क्योंकि रिप्लेस करेंगे वैल्यू को। अगर आपने डे 10 वाला वीडियो नहीं देखा है तो वो देख लो, ठीक है, वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि कैसे किया है। फिर फॉर आई इन जे डायमेंशन, फिर जे के अंदर डायमेंशन, फिर ith ऑफ रो ऑफ ए एंड jth कॉलम ऑफ रो बी। तो यही हमने यहाँ पे किया है मल्टीप्लिकेशन के अंदर, ये रहा आई के एंड जे। ठीक है, मतलब डिफरेंट पिवट कर दिया ना, पिवट कर दिया तो फिर रो क्या बन जाती है कॉलम, और कॉलम क्या बन जाता है रो। सिंपल, वेरी सिंपल। ठीक है, एंड ऑल सेट। कभी कभी लगता है मैं इजी स्निपेट की तरह बात कर रहा हूँ यार, अच्छा लगता है। चलो नेक्स्ट, इसको रोक सकते हैं यार। अब ये हमने बना लिया है अपने तरीके से। ठीक है, जिसको देखना है प्लीज़ गो टू डे 10, इसका पहले वाला दिन ही है, अभी आज डे 11 पे है। थ्योरेटिकल इंट्रोडक्शन टू रिकर्सन। आज यार फिर से कमेंट विंडो नहीं दिखा रहा है। यप, नहीं दिखा रहा, शायद सेटिंग्स वगैरह चेंज हो गई यार इसकी। लेट मी चेक इट। Keep utility windows in front while live. Yes, it's good. Cool. चलो करते हैं अभी। Compound interest, right? Something that was a little difficult for us to understand in our primary school days. At least I found it difficult to understand. I still don't know the formula for compound interest. It's some p into 1 plus r to the power of p into 1 plus r by 100 whole to the power of t or something like that. Anyways, I'm not going to bore you with the. So assuming you have 2,000 rupees, and at the end of first year, it compounds. At the end of second year, again that gets compounded. Third year, that again gets compounded. Let's assume this is a 10% interest. Okay, an easy way to see this is at the end of first year, your 2000 becomes 2000 times 10%. The easy way to calculate it is like this. All right, so this will be equal to how much? 2200 if I'm not wrong. All right, 2000 added 10%. So a good way to write that is this, as you know. So all I'm trying to say here is this is 1 plus 10 by 100. That I have directly written as 1.1. That's an easy thing on the mind to write it like that. Okay, fine. So because I like writing it that way, I'm forcing you all to think that way. I'm sorry for imposing that on you people. So what's at the end of second year? Whatever you had at the end of the first year, whatever that money was, 10% of that gets compounded. It is 1.1 times your 2200. What is that? If I'm not wrong, it is 2420. Right? You can calculate and see. Right? And at the end of third year, it is simply this: 2000 into 1.1 into 1.1, whatever that was at the end of first year, second year rather. Right? At the end of second year, whatever you here, this much. Right? 2000 into 1.1. At the end, 1 I'll 2 will be here, as you can see. Similarly, end of second year, and so, right, as simple as that. And this leads to that formula, whatever I was telling you, p into 1 plus r to the power of 100, p into 1 plus r by 100 whole to the power of t. I hope I'm right there. So the formula of component, in fact, you can derive it. As you can see, the years are getting multiple years. Anyway, in English, amount that point much, and I'll say end of, pause for a minute, stare at the screen, stare at this properly for a minute. Let me box this for a reason that it's very important and also interesting. Okay, so f of n is equal to f of n minus 1 times 1.1. This is multiplication and this is decimal 1.1. Okay, don't get confused. So to tell you what f is, I'm using f. Okay, so to tell you how to compute f of n, I'll ask you, you compute and give me what is f of n minus 1, and I'll multiply 1.1 to it. Okay, so there are many instances where you will encounter things like this. All right, I'll give you another instance. What is the sum of n numbers? Sum of n numbers is sum of n minus 1 numbers plus the number n.
Now, if you're finding this not so easy on your mind, don't worry at all. This is total common sense, right? So when we write it like this, it becomes very complicated. As I keep saying, mathematical statements are common sense complicated. That's all. Once you see the common sense part of it, it becomes very clear to you, right? Sum of n equals sum of n minus 1 plus n, right? Similarly, if you know what is factorial, 10 factorial equals 10 into 9 into 8 into 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1, right? That's what you mean by 10 factorial. So what do you mean by n factorial in general? It is n into n minus 1 into n minus 2, the same thing. The concept of this 10 factorial, and it's not important. Maybe with a different ink. One last of n minus, you can please tell me sum of n numbers, and then let's say these three things. Okay, look at it. Like, remove the grid line so that it's clear to you people. Okay, so let us take a deeper dive into what has this to do with our programming learning. We are learning Python, right? We even saw what are functions this week, right? It is very important, bro. Very important, because now we are going to learn recursion. Okay, it's very important. Let sum of n go. So let's say assuming n equals 10, I'll not take it as an input from the user. I will change the variable here itself. So I say for I in range n. Okay, so what I do is I first say answer equals 0, and I in range n will simply, what will this do? Let me print I so that you can see it. It prints numbers from 0 to 9, and I'm going to be a little fast now because these things are very basic for you people. Print I plus 1. Correct? This will basically do the sum of first 10 numbers. Let me see if it gives me 55. Print answer is 55. That in fact is the answer for 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7 plus 8 plus 9 plus 10, which is 55. Right? So how do I put this inside a function? Define sum of n numbers is simply the same thing. Answer equals 0. This entire stuff should come inside. And then for I in range n, you do answer equals answer plus I actually, but then point of doing all these things you will understand in a second. I'm going to introduce you people to a brand new idea in Python. Okay, so sum of 10 is 55. Sum of 5 is 5 plus 4 plus 3 plus 2 plus 1, which is 15. Yeah, perfect. My function is doing good. Okay, as always, it is nice to say verified, just so that you know that this function is doing good and you needn't break your head. Now, is there a better way to write this function? By better, I mean a different way to write this function? Probably yes. I'll show you the different way, and that is called recursion in Python. I mean, sum of 1, which should be 1, right? I mean, so if n is equal to 1, sum of 1 is the first n natural numbers. By default, this should be 1. So what is sum of 5? 15. But sum of 1 should be not 5 to 1, but just 1 alone. The answer should be 1. So more programming, you will realize that this thing called the recursion, where you call the definition here itself, the function inside the same function, this is called recursion. You may be wondering, sir, the word sum is defined only here. How does it know what to? If function is calling itself, then it's a recursion. So like here in the function, this is the function def sum inside n, and we have written down the code here. Now in this body, the body of this function sum, if we are calling itself again, so it will be recursion. Now this whole concept is named as recursion. Okay, because it is going to recur again and again till the condition is matching. Okay, when, like, because here it is n minus 1, right? So n is getting reduced every time. So here let's suppose n is 5, then here it will become 4. Okay, so it is calling sum where argument is 4. Okay, so now this function is going to get called, but where the parameter is 4. Okay, so sum 4 will be called, it will come down, it will check this. If condition won't satisfy, then it will go to else, and now 4 minus 1 would be 3. Now every time n is getting reduced, so that's why in the end n would be 1, and then we are going to return just 1. Simple. But here we can also like return, because actually it is wrong. Why this is wrong? Because now we are not returning anything. Like, yes, definitely when n would be 2, then we will come here, it will be like 2 plus sum of n minus 1, that would be like 1, sum of 1. Then sum of 1 will go here, and then it will return just 1.
Oh, but it is going to get the value of 1. Okay. And then from the behind it is going to get added up and then it is going to return. Okay. So actually this is correct. This is not wrong. This is absolutely correct. I hope you got the point. Like let's take it from this manner, like sum n minus 1, remove this and put a function, a whole body from return till def here. Okay, now again this sum bracket n minus 1 will come here around here. Okay, now remove that and again paste this whole body here. This would be the third time, right? And when in the last it will come as 1, now that will be added into n, which would be 2 at that time. So that's how it will be added again and again, and it will come up, and here you will get the return in the else condition. Okay, to do here. So your Python is smart enough to understand that this very thing, whatever you're doing inside, happens at this level also. This is exactly analogous, exactly same as this one that we were talking about. A function, remember the component interest? Function, the component interest at the nth year is component interest at the n minus 1th year times 10% more, which is 1.1. Okay, basically 1 plus 0.1, it becomes 1.1, right? So to calculate this function, use the same function and calculate a smaller number and add something to it. That is what we are saying here. If you expect this to return an error, you are right. But Python has enabled this as a facility. It lets you, let me write that down. Python lets you call the same function within itself, within the function. So what do you mean by this English? My English sounds complicated. All that I'm trying to say is this is a function and it can call the same function within itself. What do you mean by this? I mean, this doesn't even sound like English. This simply means you have a facility analogous to this, right? If you want to compute something, you can define what this function is by using the same function. This is just convenience and you can do it. So let me see if this works or not. Let me come here and say print sum of 10. This should print 55 here. Let's see if it prints 55. Yes, it does 55. It says 55. It means it's working. So you can call a function within a function just to mimic the very mathematical way in which we define some things. Okay, shall we go ahead now and find the compound interest for n years of some principal amount? What is that? So help me out. Define compound interest instead of f. Let me call it. let's do that. Now we can create another site just to calculate the compound interest, because like this idea is actually good, that I got last, like just yesterday. I have created this function and matrix multiplication. Now you can create like multiple functions, same as matrix addition, matrix subtraction. Then we can find rank as well. Then we can find determinant of matrix, like all these things in just one website. And there are many college students are there or PhD students are there who is learning math, who is like have their subject as math. And like yes, if your website is doing great job, then it will be ranked first in the SEO engine, and boom, you can earn like 3,000 to 4,000 just by like getting like 2,000 to 3,000 user per day on your website, and you can get earned by like 3,000 rupees, like that. Like it's a very small amount because the traffic is very less, right? But imagine if you have created something else. Forget this metrics, you have implemented a very new concept, and for that, like you have automated a completely uh, news website, let's suppose. Okay, you are taking the data from Indian Express. Okay, and what you are doing, uh, using the chat GPT, you are converting that text into something else, because you don't want that there should be some any kind of plagiarism or anything. Because if plagiarism would be there, then your rank of the website will be decreased. And if it will be decreased, then like user whoever comes on the Google and search for any kind of keyword or website, then they tends to open like first or second or third website, like percentage are more there, and you want to go there, right? So that's why you need to the change the body part of that particular speech or that particular news. Okay, for that you are using ChatGPT. Now you have converted it. Now there is no plagiarism.
Okay, and if you are more smart, because now even uh, computer can see like which part of the speech has been written by AI. Okay, now there are supercomputers who can see that, but you are smarter than them, and you have invented your own AI machine. Like you have made that machine learning model who has went through many speech articles, news. Okay, now that particular model of yours will be act differently than ChatGPT, right? And you are implementing both in your news website. Okay, now even Google cannot see like whether it is copied or anything, right? And now on, you all know that on the news website there is a lot of traffic, and you can implement AdSense as well. So due to AdSense you can get much money. Like obviously you are doing the job, or you are having a business, but income, never say no to that. ओके, तो चलो इसको शुरू करते हैं. तो हमारा काम था कंपाउंड इंटरेस्ट को फाइंड आउट करना. सो डेफ कंपाउंड इंटरेस्ट. ओके, मैं साउथ दिल्ली से नहीं हूँ, बट लेट्स सी. Compound interest, and here we are going to give like principal amount. प्रिंसिपल ही बोलते हैं ना शायद. देख लो भाई, मैं आया हूँ कम्प्लीटली हिंदी बैकग्राउंड से. वहाँ पे हम बोलते थे मूलधन ब्याज समथिंग. आई फॉरगॉट इट नाउ, बिकॉज इंजीनियरिंग मैंने इंग्लिश में किया. सो प्रिंसिपल हुआ, देन प्रॉपर इंटरेस्ट हुआ, इंटरेस्ट एंड टाइम. ओके, कूल. वैसे इसका फॉर्मूला क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का? लेट मी चेक दैट. Compound interest A is equals to P into 1 plus R divided by N and NT. ओके, कॉपी करो इसको, वापस जाओ यहाँ पे, पेस्ट करो. So this is principal, which is P, and R is interest. Command C, command V, N. What is N? N is 1, and multiply into T. What is T? Time. Okay, got it. Okay, so now it is going to return us amount. So let's take it as shall we run it? Return A. Okay, and we are going to print compound interest where principal is, let's suppose, 1,000 rupees, interest is 5, and time is 2 years. Okay, no, time would be 1 year for now, because it's completely wrong. I know, I'll tell you why it is wrong. Int object is not callable. What is int object here? 1,000 plus 1,000 comma 5.
Cool. 6,000. Is it correct? Because I don't feel this should be correct. Principal is 1,000 and annual rate is 5. Compound N is monthly. Okay. Time T in years, just 1 year. And calculate. INR 1,000 5 1 951. तो हमारा वाला गलत है। ओके, ये मल्टीप्लाई नहीं है भाई, ये पावर में है। ओके, सो पावर में है तो यहाँ पे आएंगे एंड इसको ऊपर लगाएंगे। ठीक है, कूल, ये हो गया। अभी देखते हैं कितना आ रहा है। ये तो गलत बात है ना, अब तो डबल भी कर दिया इसको। वाई पाइथन चलता कैसे है, मतलब क्या डाउनलोड करूं? अरे पाइथन के लिए यार तुम वीडियो बना रखी है मैंने भाई, लाइक 2 साल पहले बनाई थी मैंने एक्चुअली। यू कैन जस्ट गो थ्रू दैट वीडियो। ओके, पाइथन 3 वगैरह सब कुछ, मतलब पाइथन 3 इंस्टॉल कैसे करते हैं, फिर पिप 3 का यूज़ करके बाकी लाइब्रेरीज कैसे इंस्टॉल करते हैं, यू कैन चेक दैट। ईजिली हो जाएगा, काफ़ी ईजी है। ठीक है, चलो। उस टाइम तो शायद मैं विंडोज़ पे था, तो शायद विंडोज़ के लिए बनाया मैंने। मैक के लिए तो और भी ईजी है। Just go to the Python website and there you can just have it, like based on your system. If you are having Mac OS M1, so there is link available. Okay. Compound interest 1,000, 5, 1 अभी के लिए यार ये गलत कैसे आ रहा है? पहले पाइथन सीखूं या सीक्वल? दोनों सीख भाई। ठीक है, बिकॉज आजकल ज़रूरी दोनों है। ठीक है, मेरे को कंपनी में जब मैं काम करता हूँ मैं सीक्वल पे काम करता हूँ। ठीक है, पाइथन का मेरे को अभी तक के लिए कोई यूज़ नहीं है। पाइथन के अंदर मैंने सिर्फ एक स्क्रिप्ट लिखी है जो कि एपीआई को कॉल करती है। ठीक है, बट पाइथन इंपॉर्टेंट है यार, पाइथन को आप छोड़ नहीं सकते। सीक्वल की मेरी बहुत अच्छी वाली प्रैक्टिस है, मैं सीक्वल को फोड़ देता हूँ। ठीक है, विंडोज़ फंक्शन एंड एवरीथिंग मैं लिटरली फोड़ देता हूँ उनको। सीक्वल लाइक अब कुछ नहीं है मेरे सामने। मतलब ज़्यादा बोल दिया मैंने, बट थोड़ा डर के रहना चाहिए, खौफ करना चाहिए। बट लाइक हाँ यार, मतलब सीक्वल जितना आप जिस पे काम करोगे ना उतना आपको वो चीज़ आ जाती है। मैंने पाइथन में बहुत कम काम किया है, दैट्स व्हाई मेरी पाइथन थोड़ी सी वीक लगती है मेरे को, बहुत ज़्यादा वीक एक्चुअली। ठीक है, सो दैट्स व्हाई ये अब हो नहीं रहा है मेरे से, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है, देखना पड़ेगा। ये प्रिंसिपल दिस एंड दिस। एक और काम कर सकते हैं, अगर मैं इसको भी ब्रेड्स में डाल दूँ एंड इसको यहाँ पे, ओके अभी तो रन करना चाहिए।
भाई हद हो गई यार तेरी। मेरे को नहीं खेलना यार ये। एन हमने लिया है 1, ठीक है। टाइम हमने लिया है 1, यस। तो 1 × 1 1 रहेगा, तो ये तो इम्पैक्ट डालना ही नहीं चाहिए। अब रही बात इसकी, इंटरेस्ट क्या, 5 / 1, ओके। इंटरेस्ट 5 नहीं है भाई, इंटरेस्ट 5% है, परसेंटेज है, तो इसको डिवाइड बाय 100 भी करेंगे। ओके, दैट्स व्हाई वी वर रॉन्ग हियर। यस, नाउ इट्स करेक्ट। आया ना 1050। तो ये आया हमारा पहले साल का इंटरेस्ट। लेकिन हमें फाइंड आउट करना है, लेट्स सपोज 3 साल के बाद क्या होगा, तो उसके अंदर हमारा एन इंक्रीज होता रहना चाहिए, राइट। तो उसके लिए हम करेंगे एन प्लस इक्वल्स 1। इसका मतलब एंड इसका मतलब सेम है, एन इक्वल्स टू n+1, n+=1, ये बोथ सेम है, ठीक है। जो थोड़े बड़े कोडर्स होते हैं वो थोड़ा ऐसा लिखते हैं, तो अभी के लिए हम ट्राई कर रहे हैं कि हाँ हम भी बड़े कोडर हैं, ठीक है। और रिटर्न, अब ये देखना है कि शुरुआत में तो n हमने 1 लिया है, ठीक है, बट हमें फाइंड आउट करना है कि 3 का। तो डायरेक्टली 3 डालेंगे ना हम यहाँ पे, फिर तो बार बार कॉल करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। देखें, यहाँ पे लगाया हमने 1005 मंथली 1, इसको ईयरली कर दूँ तो एनुअली, कैलकुलेट। और ये a डिवाइड बाय है, यूजिंग द फॉर्मूला p a डिवाइड बाय दिस, और हमने किया मल्टीप्लाई, इसको डिवाइड कर दो भाई। चलो अभी देखते हैं कितना आता है, 863। ओके, 3 लिया ना हमने, इसको 1 डालो, 952, एंड यहाँ पे भी आया था 952, ओके। और अगर मैं 3 करता हूँ तो, आई एम सॉरी, यस 3 कर दिया। चल भाई, अरे हाँ, मतलब सीक्वल और पाइथन वाला जो था सीन, उसका ये सीन था कि लाइक टाइम डिवाइड कर लो, ठीक है। रोज का 1 घंटा पाइथन पढ़ना है, रोज का 1 घंटा सीक्वल पढ़ना है। सीक्वल बहुत ईजी है, एंड इतना ईजी है कि लाइक 10 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, विंडो फंक्शन एंड एवरीथिंग को साथ में लेकर के। और अगर इंटरव्यूज वगैरह देने हैं तो इनके पेट क्वेश्चंस होते हैं। अगर तुम 30 के अराउंड अगर इंटरव्यू दे दिए तुमने सीक्वल के, सिर्फ सीक्वल पूछ रहे हैं उसके अंदर, 30 के अराउंड अगर इंटरव्यू देती है, क्वेश्चन लिखते जाओ, जो जो क्वेश्चन तुम्हें पूछे इंटरव्यू में, तुम्हें नहीं आता है लिख लो। एक तो ये क्वेश्चन तो पक्का पूछते हैं कि सीक्वल का एग्जीक्यूट होने का मतलब वो ऑर्डर क्या रहता है, सबसे पहले क्या एग्जीक्यूट होता है, फ्रॉम एग्जीक्यूट होता है सबसे पहले, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या एग्जीक्यूट होता है, फिर ज्वाइन एग्जीक्यूट होता है, तो ऐसे सब कुछ देखना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद में फिर क्या एग्जीक्यूट होता है, फ्रॉम, ज्वाइन, फिर वेयर, फिर उसके बाद में सेलेक्ट, फिर ऐसे करके मैं भूल गया अभी के लिए, क्योंकि इंटरव्यू वगैरह दे हुए काफ़ी टाइम हो गया मेरे को। बट ये याद करना होता है, इंटरव्यू के टाइम में याद कर लो, क्योंकि आगे बाद में कोई कंपनी में तो कोई पूछने वाला है नहीं तुमसे कि सर बताओ ये कैसे एग्जीक्यूट हुआ, वहाँ पे सभी यार रिजल्ट देखते हैं, ठीक है। ये आपने ये जो काम दिया था आपको वो आपने किया या नहीं किया, 863, ओके 863 आ गया। बट ये थर्ड ईयर का है, थर्ड ईयर का इतना कम कैसे आया भाई, थर्ड ईयर का ज़्यादा आना चाहिए था। कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटर प्रिंसिपल p यूजिंग a यूजिंग द फॉर्मूला दिस, अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो
टोटल फाइंड आउट करते हैं, चलो जी टोटल फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। टोटल फाइंड आउट करेंगे वापस 1000 एंड 5 एंड एनुअली करेंगे, बट पहले साल के लिए। पहले साल का आया हमारा इंटरेस्ट 50 एंड प्रिंसिपल हमारा था 1000, ठीक है। फिर दूसरे साल का, अभी इसका फॉर्मूला देखो बदल गया है। दूसरे साल का आया 102, ये टोटल आया 5 पर ईयर, और एन के हो गया 1212 ये, हाँ ठीक है। तो 1102 हो गया, ओके। तो दूसरे साल का भी आया है, लेकिन दूसरे साल का 51 समथिंग रुपीज़ आया है, ठीक है, ओके। और अगर मैं तीसरे का करूँ तो कैलकुलेट, तो 157, अब इस बार आया अराउंड 53-54 रुपीज़ के अराउंड, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो अभी हम, यार क्या भूल गया, हाँ अभी हम यहाँ पे थे। अभी इसको डिवाइड नहीं करेंगे, इसको वापस से मल्टीप्लाई करेंगे अपन। एंड एन किया था, एन यहाँ पे डाला हमने 3, ओ सॉरी ऊपर वाला रन नहीं किया। जब भी कुछ भी चेंजेस करो फंक्शन के अंदर, ऑलवेज रीरन इट। अभी आया ना 1157, कूल देन, ये तो हुआ हमारा, ठीक है। चलो comp. Okay, compound interest of the principal sum of p over n years. What is this equal to? This is equal to, before that let me say verified, because I'm going to write 2 to 3 functions here. I'm going to denote that it's done, it's doing what it's supposed to do by saying verified. This is just for convenience and also good documentation practice. All right, so define comp p comma n, and what should I do now if n is equal to 1? Okay, if it's only 1 year, then return p times 1.1. I'm assuming the interest to be 10% here. Okay, compute compound interest, I'm sorry for the typos, compound interest by assuming the interest to be 10%. So it's 1.1, or you can even put that as a parameter here, so let's not complicate it. I'm trying to explain what is the recursion to you people. Let me stick to a simple example. Return p into 1.1. But what if the number of years is more than 1? Then I put else. Okay, assuming n cannot be 0 or any other number, it can only be 1, 2, 3, 4, 5. I'll say else means what? N is greater than 1. Then return whatever was the value for compound interest of a principal of p for n minus 1 years. Whatever that is, you compute that. ओके ठीक है। तो इन्होंने फॉर्मूला नहीं लगाया, इन्होंने डायरेक्टली वहीं से किया, ठीक है। मतलब सिंपल है, एकदम सिंपल, एकदम सिंपल। ग्राउंड वर्क से काम करेंगे तो कैसे करेंगे? ग्राउंड वर्क से काम करने के लिए आपको सबसे पहले फंक्शन लिखना पड़ेगा। फंक्शन का नाम रखते हैं ग्राउंड वर्क। आज मेरे सारे लैपटॉप्स को क्या हो रखा है भाई, ऑफिस वाला भी बहुत हैंग कर रहा था, ये भी हैंग कर रहा है। कंपाउंड, ग्राउंड वर्क कंपाउंड। मैं स्ट्रीम बंद कर दूंगा अगर ऐसे चलता रहा, तो रिस्टार्ट करके वापस से ऑन आऊंगा फिर, क्योंकि ये सही नहीं हो रहा है। हाँ, तो अभी हम क्या करेंगे, क्या करेंगे। लेट्स सपोज हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है कितना, 1000, एंड एन है लेट्स सपोज 3। ओके, अभी हम देखेंगे इफ n is less than, greater than zero। ओके, अगर ग्रेटर देन 0 है तो फिर एक काम करो, p is equals to p into
1.1 जो कि क्या है, इंटरेस्ट वगैरह जो भी ले लो, ठीक है, तो वो है ओके। एंड फिर हम इसको दोबारा से कॉल करेंगे, बट इस बार कॉल करेंगे पी तो हमारा चेंज हो ही गया, जो कि अच्छी बात है, n-1 के साथ कॉल करेंगे, ठीक है। एंड एल्स एल्स की जरूरत है क्या, नहीं है, ग्रेटर देन 0, और अगर इक्वल टू 0 हो गया तो रिटर्न कर देंगे, सिंपल। तो रिटर्न कर दो, क्या करेंगे, रिटर्न रिटर्न करेंगे हम पी को, क्योंकि दैट्स आवर गोल, राइट। अभी देखो ग्राउंड वर्ड कंपाउंड, कमांड सी, कमांड वी, एंड यहाँ पे हम डालेंगे हमारा प्रिंसिपल अमाउंट विच इज 1000, एंड 3 बार रन करना सर। चलो जी, अब मेरे को प्रिंट करके दिखाओ ये, ठीक है, मेरे को बताओ क्या सीन चल रहा है। 1100, ठीक है, इसने इसको बार बार कॉल किया, रिकर्जन हुआ है यहाँ पे। 1.1 में नाल हट लगा करके लेट्स सपोज मैंने लगा दिया 5 डिवाइड बाय 100, सो दैट वाज अराउंड 0.05, ओके। और भी आया है सिर्फ 50, और अगर 5 करूँ तो 5000, ये कैसा कंपाउंड है भाई, हाँ। That, okay, you compute that and you multiply this by 1.1 and return that. So what does this do? ओ भाई साहब, इन्होंने तो कुछ अलग ही किया, इन्होंने किया इफ n is equals to n1 then return p into 1.1, ओके। चलो ये करके देखते हैं आप, if n is equals to 1 then हम क्या करेंगे, तब हम p is equals to p मल्टीप्लाई 1.1 करेंगे, एल्स हम क्या करेंगे, एल्स ये हटा दो, ये इसको कॉल करेंगे, लेकिन कॉल करने के साथ में इसको 1.1 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, ठीक है। रिटर्न वगैरह अपने आप होता रहेगा, क्योंकि वो यहाँ पे आकर के रिटर्न हो रहा है, वो मतलब ये रहा रिटर्न यहाँ पे, ठीक है। अभी देखते हैं, एरर थ्रो किया भाई ने, अनसपोर्टेड ऑपरेंड टाइप्स फॉर नन टाइप एंड फ्लोट, नन टाइप एंड फ्लोट, नन टाइप एंड फ्लोट, ये क्या सीन हुआ, ओके। सो इसको उठाओ एंड इसको उठाओ, still the same error, To compute 1000 comma 2, it comes here, it says n is not 2, it's 1, so it doesn't execute this part, it comes here and it returns compound interest of principal with 1 year times 1.1, and for that again it comes here and then it recursively evaluates this. Oof, this is complicated, this is not easy on your mind to see comp here and comp here, so it takes some time to get used to it. I still remember when I was a student, recursion did take me, the answer is in mathematics we use kind of function. It says 2662, let me just check that, 2000 times 1.1, this is for first year, right? And this is for second year, and this is for third year, 2662, perfect, that's what it's saying here. कंपाउंड p and if return this, ओ यहाँ पे भी रिटर्न कर रहा है एंड ये यहाँ पे भी रिटर्न कर रहा है, ओके। तो इसको हटाओ, यार ये फिर से पॉज हो गया यार,
भाई चल, ऐसा कैसे चलेगा यार, जनता देख रही है। बस बहुत हो गया, मैं रीस्टार्ट मार रहा हूँ। चलो ये सारे पहले तो मैं क्लोज करता हूँ, ठीक है, इनकी वजह से बहुत ज़्यादा ये हो रखा है। और बोलो, म्यूज़िक तो कर दिया, क्रोम की ज़रूरत है अभी, सेटिंग को क्विट करो। एंड ये तो कभी होता ही नहीं है, बट काफ़ी कुछ खुला हुआ है यहाँ पे, विच इज़ रॉन्ग एक्चुअली। ठीक है, चलो यहाँ पे आया 13.3.1। Right? So my program is working fine. I'll say verified. Okay, so let me do this. And now let me go ahead and write the standard program, factorial of n. You know, whenever someone teaches you recursion, I believe from the past 30, 40 or even 50 years, people have been using factorial as a nice example. Okay, so although you must be wondering where is factorial even used. Okay, so don't worry about that. Let us go ahead and try to compute factorial using the recursion way. I will just type and you will just watch. Define fact and this will be if. मैं करूँगा, पहले मैं, ऐसे कैसे करने दें आपको। फैक्टोरियल ऑफ n फाइंड आउट करेंगे एंड रिटर्न करेंगे फैक्टोरियल n-1 if n equals to 1, then return 1, else एक 116 फाइल्स टू एनालाइज। क्यों कर रहा है इतना ये एनालिसिस, मैंने तो नहीं बोला भाई। अब 120 फाइल एनालाइज कर रहा है। ऐसे बकचोदियाँ नहीं करो। ठीक है, अभी हम रन करेंगे इसका फैक्टोरियल। सपोज आई वांट टू नो अबाउट 5, प्रिंट तो करना भूल गए भाई, प्रिंट एंड हियर इट इज। ये हम रिटर्न कर रहे हैं इसको, बट हम मल्टीप्लाई कहाँ पे कर रहे हैं, मल्टीप्लाई तो किया ही नहीं हमने, है कि नहीं, है कि नहीं, मल्टीप्लाई करना तो भूल ही गए। अब देखते हैं, अरे रिटर्न, यस 120, 6 का कितना आता है 720 समथिंग, यस 720। 4 का कितना आता है 4 3 12 12 3 24, 24। 3 का कितना आता है 6, 2 का कितना आता है 2। चलो हो गया। अरे 2 का किया तो हूँ मैं, क्या कर रहे हो यार।
देखो आज का स्ट्रीम ख़त्म होने के बाद में मैं सिर्फ एक काम करने वाला हूँ, मैं इसको रिस्टार्ट करने वाला हूँ। इतना स्लो कभी नहीं था ये। या फिर ये भी रीज़न हो सकता है जितने भी स्ट्रीम मतलब मैं कर रहा हूँ सबकी सब सेव कर रहा हूँ, 1-1 घंटे की, 2-2 घंटे की। Python programs. But in this lecture and in next few lectures of this week, we will see some more details of functions. So let's start with different types of function arguments in Python. Let's look at this particular code block. At this point of time, this is a very basic and very straightforward code using function. And we all know what will be the output of this particular program. It starts with keyword, a refer parameter, back to the place where the function was called, which is over here. Now as we have sorted with all these statements, now we are set to start with different types of arguments. This particular relation among arguments and parameters is based on the sequence in which they are written. मैंने पहले भी बताया था ना, दिस इज आर्ग्यूमेंट एंड दिस इज पैरामीटर, ठीक है। ऑल्दो कॉल यही हो रहा है, ठीक है, a इज इक्वल्स टू 20 ही है, बट इसको बोलते हैं आर्ग्यूमेंट, ठीक है। अगर इंटरव्यू में पूछे व्हाट इज दिस, दिस इज आर्ग्यूमेंट, दिस इज नॉट पैरामीटर। पैरामीटर ये है यहाँ पे जहाँ पे वैल्यूज जाएगी, जहाँ पे आर्ग्यूमेंट जाएगा, ठीक है, दिस इज आर्ग्यूमेंट। ओके, एंड बेस्ट वे टू क्या याद करने का तरीका, मतलब भूल जाते हैं ना, कंफ्यूज हो जाएंगे कि पैरामीटर कौन सा है, आर्ग्यूमेंट कौन सा है। आर्ग्यूमेंट वो होता है जहाँ पे मतलब चीज़ें चेंज होती रहती है, आपने पहले कुछ बोला, फिर सामने वाले ने कुछ बोला, फिर तीसरे बंदे ने कुछ बोला, तो फिर यहाँ पे भी तो वही हो रहा है ना, यहाँ पे सब कुछ चेंज हो रहा है। पहले 20 था, फिर मैं अब 100 कर दूंगा, फिर कोई तीसरा बंदा आएगा, वो कहेगा नहीं मैं तो 1000 करूँगा, तो ये आर्ग्यूमेंट हुआ, चेंज हो रहा है बार बार। पैरामीटर ठीक है, मैं सबको ले लूँगा, मैं 20 को भी ले लूँगा, मैं 100 को भी ले लूँगा, मैं 1000 को भी ले लूँगा, ये सबको लेगा, ठीक है। सो दैट्स अ पैरामीटर, ओके। In the Python program, as in the first argument over here is 20. That means this particular value 20 will be assigned to become 30 and C will become 40. And because of that, when we perform this expression a plus b minus c, we are actually doing 20 plus 30 minus 40, and that's why the answer is 10. Now you must be wondering what's so special about all this. This is something which is very basic at this point of time. So let's introduce some complexity in this particular example. What if for some reason or even by mistake, instead of writing it a comma b comma c, I wrote it like c comma a comma b and executed this program. Now the output is changed to 50, and we all know why that is happening, because now variable c has value 20, a has 30 and b has 40. But I don't want this value 50. I was trying to get 10 as the output. In order to accommodate this change in the sequence of parameters, I also have to change the sequence of arguments over here. Now this will solve my problem, and I अरे जरूरी भी नहीं है सीक्वेंस चेंज करने की, ठीक है। मतलब देखो, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ c इज इक्वल्स टू 40 इधर ला करके, तो फिर क्या होगा, तो भी तो हो सकता है ना। मुझे याद आ रहा है, हो सकता है जावा में तो होता था यार, मतलब शायद मैंने किया है, कहीं ना कहीं देखा है। लेट मी चेक। यार ये बहुत हैंग कर रहा है आज। def is equals to function, normal function, which is going to take the argument, parameter c, and then it is going to return a plus b minus c, ठीक है। एंड फिर मैं फंक्शन के अंदर लिखता हूँ a is equals to 30, c is equals to 20, b is equals to 3। चलो जी, 30 प्लस 3 33 माइनस 20 13 आना चाहिए इसका आंसर, ठीक है। इसको प्रिंट भी कर लेते हैं।
13 आया। सी मतलब ये भी कर सकते हो आप, ऊपर ए है तो ए में चला गया, सी इज 20 है तो सी में जाएगा आप, बी इज 3 है तो इसमें जाएगा आप। गेट इट? एंड अगर मैं यहाँ पे ए बी लिख दूँ तो क्या हुआ? तो ये एरर थ्रो करेगा। फंक्शन गॉट एन अनएक्सपेक्टेड कीवर्ड आर्गुमेंट ए बी। ठीक है, मतलब ये तो नहीं बदल सकता। ओके ठीक है, बट अगर मैं एक काम करूं कि लेट्स सपोज मैंने ए बी को लिया एंड उसके अंदर असाइन कर दिया 30, ठीक है, एंड यहाँ पे मैंने किया सिर्फ 20, यहाँ पे मैंने सिर्फ किया 3 एंड यहाँ पे मैं डालूंगा ए बी। सी चल रहा है, तो ए बी की जगह ए मतलब जो 30 था वो ए में गया है, बी फिर जो है वो 20 है वो इसमें गया है, 3 जो है वो सी में गया है, तो ये हो गया टोटल 50 माइनस 3 47। ठीक है, मतलब अब ये कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है, दिस इज अ वेरिएबल, लेकिन जब इसके अंदर फंक्शन के अंदर आकर के लिखते हो तब वो आर्ग्यूमेंट बन जाता है एंड फिर वो जाता है पैरामीटर्स के अंदर। ठीक है, सो दीज आर द फ्यू थिंग्स दैट यू नीड टू नो। सी अभी अभी मेरी बुद्धि थोड़ी सी ठनकी, मैंने कहा यार ये भी कहीं ना कहीं किया है। We will get the output as 10. So far this is fine. What if I kept writing a Python program for the next 20-25 lines? And now I want to use that particular function add over here. Print, add, and I want to execute this particular expression 15 plus 30 minus 10. Now what should be the sequence of these arguments 15, 30 and 10? Do you remember? Was it CAB, BAC, CBA or something else? What was the exact sequence of those parameters in the function definition? I don't remember it at all. So in this case, I always have to go back and see, oh, the variable C is first, it's followed by A. Variable C is first, it's followed by A and then B. So it is CAB. So in that case, I should write 10 first, then 15 and then 30. Then only I will get the expected output, which is 35. But don't you think it is not a nice way to every time go back to function definition, see what is the sequence of these parameters, go back to the place where you exactly the problem we are facing over here. In order to solve this problem, we have the second type of function arguments called as keyword arguments. Now that is equal to 30. 30 two sequences has been eliminated completely. Now we can give these arguments in any order. What is any parameter argument? As we have seen earlier, these type of arguments are called positional arguments. What if I remove this 30? अब देखो एक और चीज़ है, तो हमारा ये जो था, लेट्स सपोज इसको रिमूव कर दिया, अभी एरर थ्रो करेगा राइट, क्योंकि हमने सिर्फ 2 आर्ग्यूमेंट्स दिया। ठीक है, अभी एरर देगा, 2 मिनट रुको, आज भाई थोड़ा सा नाराज है हमसे। ठीक है, भाई मतलब हमारा लैपटॉप, लेकिन हम यहाँ पे तो दे ही सकते हैं ना, यहाँ पे हमने दे दिया लेट्स सपोज 3, तो अभी तो आंसर देना पड़ेगा इसको। ओके, सो दैट्स हाउ यू डू इट। और अगर लेट्स सपोज हमने यहाँ पे भी नहीं दिया, ठीक है, एंड हम इसके अंदर दे रहे हैं, अब मेरे को भी नहीं पता, ये बस अभी मेरे माइंड में है, अभी क्या एरर आएगा या नहीं आएगा? अकॉर्डिंग टू मी आना चाहिए, बट देखते हैं। तो जब इसने इसको कॉल किया तब यहीं पे एरर आ गया, मतलब इसने उसको कॉल किया, इसने कहा भाई देखो हमारे पास 2 आर्ग्यूमेंट है, बट भाई कहता नहीं मेरे को चाहिए 3 के बिना मैं हिलूंगा नहीं, चाबी है भाई मेरी, चाबी के बिना नहीं हिलता मैं। ठीक है, तो फिर लाइक अगर या तो क्या हुआ कि ऑलरेडी एक बंदा अपनी चाबी यहाँ पे लगा के चला गया, ठीक है, अब बस 2 लोगों को और लगानी है एंड काम हो जाएगा। As well. Now it says missing 2 required positional arguments, and this is very common
And it happens many times when we write a Python code. Logically, we all know if there are 3 parameters, there should be 3 arguments. This number of parameters and number of arguments should be equal. Sometimes, by mistake, we write a code like this and end up getting errors. And this might become frustrating at a point. Therefore, Python has a way to solve this problem as well. And the solution to this problem is third type of function arguments called default arguments. For example, value for A was 20, for B it was 30, and for C, let's say it was 40. If we execute this code, now it is executing without an error, because in this case, the value 40 is been passed to variable C. Whereas, as we are not passing any specific values for next 2 parameters, computer will assign these 2 default values to variable to make it 10. Every single argument consider, computer will consider that, or else only nation. Still, this code has keyword arguments, whereas A and B were already defined. ओके तो अभी मतलब बंदा तो अपने एक चाबी डाल के जा ही चुका है c = 3, लेकिन हमने कहा कि नहीं, हमारे पास भी एक चाबी है एंड दैट इज 7. अब बताओ क्या होगा, एरर आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, या फिर चलेगा, क्या क्या सीन रहेगा? अभी अभी वही बताया उसने जो कि मैंने स्किप किया अभी अभी. ठीक है, चलो रन करते हैं. 43 आया, मतलब उसकी चाबी हटाएगा, कहेगा कि नहीं, हमारी वैल्यूज डालो उसके अंदर. ठीक है, हम मतलब ऐसे ही फंक्शन रन नहीं कर रहे. अगर कोई आपके अंदर पहले से वैल्यू डाल के गया, इट डजंट मैटर. फंक्शन कौन कॉल कर रहा है, हम कर रहे हैं. और अगर फंक्शन अगर हम कॉल कर रहे हैं तो फिर हमारी वैल्यूज लो. ठीक है, सो ऐसे हो गए. चलो जी, कंटिन्यू. As default arguments based on this demonstration, and it will provide lot of flexibility when we write this function. Therefore, before closing this lecture, let me give you a small task as kind of a homework. What if I remove this return statement? अगर रिटर्न किया तो कुछ नहीं होगा, एरर तो नहीं आएगा. And replace it with print. If I execute, तो क्या होगा बताओ? अगर इसको किया हमने प्रिंट, तो वैल्यूज तो आनी चाहिए, बट 2 बार फिर प्रिंट नहीं, रिटर्न तो हम कर ही नहीं रहे हैं ना. एंड यहाँ पे बस हम कॉल कर रहे हैं, तो फिर प्रिंट होना चाहिए, तो फिर वापस से प्रिंट होना चाहिए. चलो देखते हैं क्या सीन रहेगा. ये किया हमने प्रिंट, भाई बस अभी के लिए चल जा, अभी रिस्टार्ट मार दूंगा बस, प्लीज़ थोड़ी देर के लिए और. 43 एंड नन दोनों आया है. 43 तो ये वाला आया है, ठीक है, और नन आया है ये वाला, जो ये वाला प्रिंट स्टेटमेंट है. still I will get output as 10, 0, 20, but there will be something else along with it, which is none, none, and none. Now it's your job to find out why this is printing none 3 times after every number 10, 0. बोला ना कि ये प्रिंट है, दैट्स वाई, क्योंकि प्रिंट के अंदर ऑलरेडी हमने प्रिंट आउट ऑब्जेक्ट कर रखा है. यहाँ पे एक ऑलरेडी ऑब्जेक्ट है, तो फिर वो कैसे कर देगा बोला. ठीक है, तो ये आज का हो गया हमारा. वापस से हमने आज 3 लेक्चर्स अटेंड कर लिया. स्कोप ऑफ वेरिएबल्स, टाइप्स ऑफ फंक्शन एंड ट्यूटोरियल ऑन फंक्शन, ये हम कल करेंगे. ठीक है, आज की 1 घंटे की हो गई हमारी, ऑलमोस्ट मोर देन 1 घंटा. ठीक है, 1 घंटा 10 मिनट हो गया. आज थोड़ा सा कम हैवी था, कल वाला थोड़ा ज़्यादा हैवी था ना, तो ऐसे रोज़ रोज़ हैवी बना नहीं सकते. ठीक है, अदरवाइज़ मैं फ्राई हो जाऊँगा भाई. चलो आज के लिए बस इतना ही. ठीक है, हर हर महादेव, सभी को जय सिया राम. मिलते हैं कल, मिलते हैं. ठीक है, स्ट्रिक को टूटने नहीं देंगे. आज डे 11 भी हो गया, डे 12 भी करेंगे, कल करेंगे पक्का, श्योर. वापस से 7:30 बजे का मैं ट्राई करूँगा, बट 8 भी बज सकता है. ठीक है, तो एक मोटो बना लेते हैं अपना, रोज़ शाम 8 बजे स्टडी पाइथन विद कार्तिक. कूल देन,
मोहित कौशिक बोल रहे हैं पाइथन 3.7.3 वर्जन ही डाउनलोड करना है। कोई भी कर लो यार, पाइथन 3.10 भी आ रखा है आई गेस, एंड 3.7 तो बहुत पुराना है भाई। मेरे पास कौन सा है? मेरे पास 3.9 है, देखो वो भी मतलब कर्नल के अंदर है। ठीक है, अभी ये भी रिकनेक्ट हो रहा है, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है, काफ़ी दिनों से चल रही है। ठीक है भाई, चलो लेटेस्ट वाला करो यार, ओल्ड नहीं करना है, क्योंकि अगर कोई इंटरव्यू में पूछता भी है कि लाइक कौन सा वर्जन यूज़ कर रहे हो पाइथन का, और अगर पाईचार्म में यूज़ कर रहे हो तो पाईचार्म का कौन सा वर्जन यूज़ कर रहे हो, अगर पाईचार्म में नहीं कर रहे हो तो फिर कहाँ पे कर रहे हो, वीएस कोड में कर रहे हो, जुपिटर में कर रहे हो, या फिर गूगल कोलैबोरेटरी में कर रहे हो। बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, ठीक है, जहाँ पे आप कंफर्टेबल हो वहाँ पे करो। एंड लेकिन सबका वर्जन अच्छे से मतलब देख लो एक बार, ताकि ऐसे जा करके ऐसे ब्लैंक नहीं होना कि इंटरव्यू में वो पूछ रहा है वर्जन क्या था और फिर तुम्हें पता नहीं है, राइट। तो ये थोड़ा देख लेना भाई, एंड लेटेस्ट वाला करो यार, ठीक है। चलो आज के लिए बस इतना ही, अभी फिर कल मिलते हैं, ठीक है। चलो जी, जय सिया राम, मिलते हैं कल, बाय बाय।